नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे जो दिल्ली पर से आ रही है, जहां दिल्ली पर सौगातों की बारिश हो गई है। दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली वालों को प्रधानमंत्री मोदी का तोहफा मिला है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां पीएम का तोहफा दिल्ली वासियों को मिला है। पीएम मोदी 12,200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। दिल्ली को आज मिलेगा नमो भारत ट्रेन का तोहफा। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से जुड़ी हुई और दिल्ली के लोगों से जुड़ी हुई, खासकर जहां दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी उसे सौगात देते हुए नजर आएंगे। दिल्ली को आज नमो भारत ट्रेन का तोहफा भी मिलेगा। दिल्ली मेट्रो के नए खंड का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। दिल्ली के जापानी पार्क में पीएम मोदी परिवर्तन रैली भी करेंगे। दिल्ली विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जनता को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी रोहिणी के जापानी पार्क में आज परिवर्तन रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली को 12,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की वह सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में लगभग 12:15 बजे दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर के अतिरिक्त 13 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो चरण 4 के जनकपुरी कृष्णा पार्क खंड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो चरण 4 के रिठाला कुंडली खंड की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के लिए अत्याधुनिक सुविधा की आधारशिला भी रखेंगे। तो दिल्ली के जापानी पार्क में पीएम मोदी एक परिवर्तन रैली को भी संबोधित करेंगे। और अब चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, ऐसे में दिल्ली वासियों को सौगात मिलती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा जी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राजीव जी, तो ज्यों-ज्यों दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही दिल्ली वासियों को भी एक के बाद एक तोहफे मिल रहे हैं। बात केजरीवाल की करें तो वो भी लोक लुभावन योजनाओं के वादे कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी तो चरितार्थ करते हुए दिल्ली वासियों को सौगात देते नजर ही आ रहे हैं। जी कुणाल, ये जो आज सबसे बड़ी जो सौगात है वो नमो भारत ट्रेन की है। ये रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर का ये हिस्सा है। ये अभी तक साहिबवाद से दक्षिणी मेरठ तक ये अभी चल रही है और आज जो है ये साहिबवाद से न्यू अशोकनगर, ये न्यू अशोकनगर जो नोएडा को जोड़ता है, वहां तक ये पहुंचेगी। और ये 13 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है जिसमें 11 स्टेशन हैं। अब न्यू अशोकनगर से मेरठ की जो दूरी है वो लगभग 40 मिनट रह जाएगी। अभी तक लगभग 2 से ढाई घंटे लगते थे मेरठ पहुंचने में। अब न्यू अशोकनगर से सीधे मेरठ 40 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। ये प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से बन रहा था, अभी ये पूरा हुआ है और ये बाई चांस है कि दिल्ली चुनाव से पहले इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। देखो, चुनाव चूंकि नजदीक हैं और 2-1 दिन में इसकी घोषणा भी होने वाली है। तो सरकारें चाहती हैं कि जब चुनाव नजदीक हों तब विकास कार्यों की घोषणा या सलामिया से किया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो दिल्ली के जापानी पार्क में पीएम मोदी एक परिवर्तन रैली को भी संबोधित करेंगे और उसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण न्यू अशोक नगर से मेरठ को जोड़ने वाली नमो भारत ट्रेन के खंड का भी उद्घाटन होगा। वहीं बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नए साल पर पाला बदलने के ऑफर को सीएम नीतीश कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया है। लालू प्रसाद यादव के दिए गए ऑफर पर नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा, हम 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे, अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे और विकास के कार्य करेंगे। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नए साल के मौके पर 1 जनवरी को एक बयान में कहा था, नीतीश के लिए हमारा दरवाजा तो खुला है, नीतीश को भी खोल कर रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि नीतीश आते हैं तो साथ काहे नहीं लेंगे, ले लेंगे साथ। नीतीश साथ में आए, काम करे।
राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो ने कहा कि नीतीश कुमार भाग जाते हैं, हम माफ कर देंगे। सोशल मीडिया पर नीतीश को लालू की तरफ से ऑफर वाला यह इंटरव्यू खूब वायरल हुआ था। वहीं लालू यादव के दिए ऑफर पर नीतीश कुमार की चुप्पी से बिहार की राजनीति गर्मा गई थी और जेडीयू से लेकर आरजेडी के तमाम नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र से लेकर तमाम पार्टी नेता नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक में फिर से शामिल होने का आग्रह कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर वो यहां आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। बता दें कि बिहार की राजनीति में हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार की राजनीति फिर से करवट बदल सकती है। दरअसल नीतीश कुमार इन दिनों राज्य में प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, जहां वो महिलाओं के लिए किए जा रहे कामों का जायजा ले रहे हैं और नए कार्यक्रमों और परियोजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। उनकी शुरुआती यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा कहीं नजर नहीं आ रहे थे, जिससे यह कयास लगाया जाने लगा था कि नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के बीच दूरी बढ़ रही है। दूरी बढ़ने का यह दावा गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को लेकर भी किया जा रहा था, जिसमें उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर कहा था कि बिहार में एनडीए के नेता का फैसला बीजेपी का संसदीय बोर्ड लेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। तो दानिश, तमाम अटकलों को क्या कहा जाए कि विराम लगा दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और यह कहकर स्पष्ट कर दिया है कि अब वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। क्या इससे जो भी राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी, कम से कम बिहार से जुड़ी हुई, क्या उसे शांत समझा जा सकता है या अभी ये तूफान के पहले वाली शांति सी है? देखिए कुणाल, सबसे पहली बात है जो अभी प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार निकले थे, तो जिसमें एनडीए के और भी दल के नेता उसमें शामिल नहीं हो रहे थे, जिसके बाद भाई वीरेंद्र ने ये ऑफर दिया था, आरजेडी की विधायक है, उन्होंने ये ऑफर दिया था। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने भी ये बोला कि जब नीतीश कुमार आते हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, साथ में मिलकर काम करेंगे। और कल जो गोपालगंज मुख्यमंत्री ने वहां पर जो जितने भी अटकलें चल रहे थे सियासी बिहार को लेके, सबको अभी विराम लगा दिए हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि 2 बार गलती से चले गए थे, मगर अब हम नहीं जाएंगे, एनडीए में रह के बिहार और देश का विकास करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ की सूचना मिल रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हो गए हैं, तो वहीं एक जवान शहीद भी हुआ है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से, जहां पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई, एक जवान के शहीद होने की सूचना है। वहीं इस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को भी मार गिराया गया है। मुठभेड़ में डीआरजी के हेड कांस्टेबल सन्नू करम शहीद हो गए हैं। AK-47 राइफल समेत कई हथियार भी बरामद हुए हैं। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बस्तर से जुड़ी हुई, जहां नक्सलियों के साथ ऑपरेशन हुआ और इस ऑपरेशन में 4 नक्सलियों के ढेर होने की सूचना है। वहीं एक जवान भी शहीद हो गया है। इसके साथ ही कई राइफल और कई गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 4 नक्सली मार गिराए गए हैं, एक जवान भी शहीद हुआ है। मौके से कई हथियार बरामद हुए हैं। अभी भी तलाशी अभियान जारी है। मुठभेड़ शनिवार शाम नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर दक्षिण अबूझमाड़ के जंगल में उस समय शुरू हुई जब सुरक्षा कर्मियों को एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर वह निकली थी। शनिवार देर रात गोलीबारी बंद होने के बाद 4 नक्सलियों के शव और AK-47 राइफल और सेल्फ लोडिंग राइफल, जिसे SLR कहते हैं, इसके साथ ही कई स्वचालित हथियार मौके से बरामद किए गए। नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि दक्षिणी अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर शुक्रवार को नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और बस्तर जिले के स्पेशल टास्क फोर्स और डीआरजी बल को अभियान पर भेजा गया था। जवान नदी नालों को पार करते हुए जंगल के भीतर कई किलोमीटर तक पहुंचे। नक्सलियों ने जवानों को देखकर गोलीबारी शुरू की। जवानों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। शनिवार शाम से लेकर अब तक कई बार रुक रुक कर मुठभेड़ हुई है।
हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पीयूष, तो क्या माना जाए कि नक्सल विरोधी अभियान जो पूरे छत्तीसगढ़ में चलाया गया है उसमें एक बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और नक्सलियों को उन्हीं के गढ़ में ढेर करके मैसेज क्लियर है कि अब नक्सलियों का सफाया पूरी तरह से निश्चित है। क्या कुछ रहा है इस पूरे ऑपरेशन में और कहां तक हुई है इसकी प्रोग्रेस? देखिए, निश्चित तौर पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 बार दौरे के बाद से सीधी मैसेज ये चली गई थी कि नक्सलियों को अब घेर के मारा जाएगा, या तो वो सरेंडर पॉलिसी के तहत सरेंडर कर दें। उसके मद्देनजर ही अभी 3 तारीख से 4 जिलों में जो नक्सल प्रभावित जिले माने जाते हैं छत्तीसगढ़ के और दुर्गम क्षेत्र है और वहां पे कोर एरिया माना जाता है, उसमें से 2 जिले हैं जो नक्सलियों के, वहां पे ये सर्चिंग अभियान चालू हो गया था। 3 तारीख से सर्चिंग अभियान था। कल दोपहर से छुटपुट गोलीबारी चल रही थी। उसके बाद जो शाम जब देर शाम तक ये मुठभेड़ बहुत तेज हो गई, उसमें से 4 नक्सली मारे गए हैं और एक जो हमारा यहाँ का डीआरजी का जो जवान था, हेड कांस्टेबल थे, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो ये सीधा मैसेज यहाँ पे ये जा रहा है कि अब नक्सलियों को चौतरफा घेरने के साथ साथ जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जो कमेटी की बैठक हुई थी, कोर कमेटी की बैठक जो अमित शाह ने ली थी, उसमें ये कहा गया था कि जो नक्सली यहाँ पे मुठभेड़ के बाद उड़ीसा भाग जाते हैं, आंध्रा भाग जाते हैं, तो उनको चारों तरफ से घेर के मारा जाएगा और वो जो कोर एरिया है इनका, जो अबुझ दक्षिण अबुझ माड़ वाला जो क्षेत्र है या सुकमा का जो क्षेत्र है, कोंटा का क्षेत्र है, वहां पे नक्सलियों की आमद हमेशा लगातार बनी हुई रहती है। वहां पे अब सर्चिंग तेज कर दी गई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद पीयूष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। झारखंड की राजधानी रांची में 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का आगाज आज से होने जा रहा है। रांची के मोरहाबादी स्थित और उसके साथ ही खेलगांव स्थित स्टेडियम में 2 फरवरी तक होने वाले इस नेशनल स्कूल गेम्स में देश के विभिन्न राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता की तैयारी के बारे में राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने जानकारी दी। निदेशक ने बताया कि आज शाम 4 बजे मोरहाबादी स्थित भगवान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन द्वारा खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं प्रतियोगिता को लेकर सभी 35 टीमें रांची पहुंच गई है। रांची पहुंच रहे देश के विभिन्न राज्यों की टीमों का परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। लोटा पानी और झारखंड के ट्राइबल गमछे के साथ टीमों का अभिनंदन कर खिलाड़ियों को पुष्प गुच्छ देकर और फूलमाला पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। निदेशक शशि रंजन ने बताया कि व्यवस्था संभालने के लिए 17 समितियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन समितियों के कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2024-25 के अंतर्गत एथलेटिक्स, टेनिस, साइकिलिंग और हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन रांची में होगा। राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने रांची में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का थीम सॉन्ग खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया को शुक्रवार को लॉन्च किया। प्रतियोगिताओं का आयोजन झारखंड राज्य की राजधानी रांची में होने वाली है और ये सारी जो प्रतियोगिताएं हैं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI के द्वारा झारखंड राज्य को मेजबान राज्य के रूप में घोषित किया गया है और इसमें पहला जो इवेंट है, पहली प्रतियोगिता एथलेटिक्स की अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स की। यह प्रतियोगिता 5 तारीख को मोरहाबादी के जो एथलेटिक्स ग्राउंड है वहां से प्रारंभ होगी, वहां उद्घाटन होगा। माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया जाए। हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, झारखंड के लिए एक गर्व का पल जब राष्ट्रीय खेल अब वहां पर जो स्कूल से रिलेटेड है उनका आगाज होने वाला है, ऐसे में क्या कुछ है पूरी तैयारियां और कितना उत्साह है लोगों के बीच में? लोगों के बीच बहुत उत्साह। ये 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता ये आज शुरू होने वाली है। शाम 4 बजे फुटबॉल बिरसा मुंडा फुटबॉल ग्राउंड में होने वाली है। ये इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रांची के विधायक CP सिंह और राज्यसभा सांसद बउआ माझी जी भी उपस्थित रहेंगे यहाँ पे। और ठीक, बहुत धन्यवाद हिमांशु आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
झारखंड में इन दिनों किसानों से निर्धारित सरकारी दर 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद हो रही है। सरकार ने इसके लिए व्यापक प्रबंध भी किए हैं। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी ने धान क्रय की दर को लेकर सवाल उठाते हुए हेमंत सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी में किसानों को इंसाफ देने की मांग करते हुए कहा है कि पिछले 2 वर्षों के सुखाड़ के बाद राज्य में इस वर्ष धान की अच्छी फसल हुई है। किसानों को मेहनत का अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद राज्य सरकार से थी। हेमंत सरकार में शामिल दलों ने चुनाव से पूर्व 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद का आश्वासन दिया था, लेकिन राज्य सरकार अपने वादे से पलट गई। आज राज्य में 2300 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद और 100 रुपए बोनस के साथ 2400 रुपए प्रति क्विंटल से खरीदी हो रही है। राज्य सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि अभी तक पूरी तरह जिलों में धान क्रय केंद्र ही नहीं खोले गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने राज्य में अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाया। यह कहा कि वित्त मंत्री अपने क्षेत्र से धान क्रय केंद्र का बिना उद्घाटन किए ही बैरंग वापस लौटने को मजबूर हैं। राज्य में जहां केंद्र खुले भी हैं, उसमें से कई स्थानों पर ताले लटके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लक्ष्य का 15% धान भी अब तक नहीं खरीद सकी है। इसके साथ ही राज्य सरकार इसमें भी धान को गीला बताकर प्रति क्विंटल 10 से 15 रुपए किलो की कटौती कर रही है। लाभ कैसे मिले उसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी चिंता कर रही है। और आज भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो बगल में पड़ोस के उड़ीसा राज्य है, वहां 2100 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीद रही है, मैंने बोनस को जोड़ करके। और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी सरकार खरीदारी कर रही है और वहां तो 15 नवंबर से ही खरीदारी भी प्रारंभ किए हैं। तो अभी तक की वहां की जानकारी ले रहे थे तो उन्होंने काफी बड़ी संख्या में धान की खरीदारी की और झारखंड में तो मात्र 15% जो लक्ष्य की तुलना में उन्होंने खरीदारी की। और इसलिए हम सरकार से फिर से हम मांग करेंगे। वहीं संभल में शाही जामा मस्जिद के नजदीक बन रही पुलिस चौकी को वक्फ संपत्ति बताए जाने के दावे की जांच में इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचे जाने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात के खिलाफ का एक रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस विषय में जानकारी देते हुए एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कुछ कागजात सौंपे गए थे। उस मामले में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसमें एसडीएम, सीओ और ईओ शामिल थे। उसमें 20 लिस्ट विभिन्न वक्फों की थी, जो कि उसकी दिशा और दशा से मेल नहीं खाते हैं। उनके अनुसार संभल कस्बा भी वक्फ के अंदर आ रहा है, जिसमें संभल के थाना, पुलिस चौकी, सभी कार्यालय शामिल हैं। वक्फ के कागजात रजिस्टर्ड नहीं थे और जांच में फर्जी पाए गए। चौबीस नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में एसपी के बिश्नोई पर गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से तमंचा, कारतूस भी बरामद हुआ है। पूछताछ में उसने बवाल में फायरिंग और पुलिसकर्मियों की बाइकों में आग लगाने की बात कबूली है। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल में हिंदूपुरा खेड़ा में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई पर गोलियां चलाई गई थी। बृहस्पतिवार को गोली चलाने के आरोपी नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला दीपा सराय निवासी शाहजेब उर्फ शहबाज उर्फ टिल्लन गिरफ्तार किया गया है। एसपी बिश्नोई ने बताया कि आरोपी को नखासा थाना क्षेत्र में ठंडी कोठी रोड से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और खोखा भी बरामद किया गया। एसपी ने बताया कि आरोपी ने अपनी गलती को स्वीकारा है। 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, उसमें जब 12 बजे के आसपास दंगाइयों को खदेड़ते पुलिस की टीम, जिसमें मेरे साथ में अन्य लोग भी थे, तब एक छत से फायर हुआ था हिंदूपुरा खेड़ा सेक्टर में। उसमें जो मुख्य अभियुक्त शाहजेब उर्फ तिल्लन है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके कल थाना नखासा से जेल भेजा गया है। यह व्यक्ति लंबे समय तक हाइडिंग में रहा। जब से इसको पता चला कि पुलिस खुफिया सूचना के आधार पर उसको ढूंढ रही है, पहले ये दिल्ली में कुछ दिन लक्ष्मी नगर में रहा, फिर उसके बाद जहांगीरपुरी क्षेत्र में रहा, लेकिन पुलिस ने समय रहते मुखबिर की सूचना पे इसको गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा गया है। इसके पास से 12 बोर का तमंचा और जो कार्ट्रिज, उसके पास से 2 कार्ट्रिज भी मिले हैं। अंबेडकर नगर के टांडा तहसील क्षेत्र में फिरोजपुर गांव में टीकाकरण के बाद 3 माह के जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। इस मामले में मृतक बच्चों के परिजनों ने शिकायत की है।
जांच में लापरवाही मिलने पर सीएमओ ने आशा बहू सरोज यादव को बर्खास्त कर एएनएम सीमा वर्मा को निलंबित कर दिया है। साथ ही टांडा सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर दिनेश वर्मा को स्थानांतरित किया गया। वहीं डीएम ने मृतक परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह पूरा मामला टांडा तहसील के फिरोजपुर गांव का है। फिरोजपुर गांव में 2 बच्चों की मौत हुई, उसके कल संज्ञान में आया था। तो उसके बाद में हमारे एसीएमओ, डिप्टी सीएमओ और अन्य जो एसएमओ, डब्ल्यूएचओ और अन्य चिकित्सा अधिकारी वहां जांच करने गए, जहां पाया गया कि 2 बच्चों की मृत्यु हुई है। और उसकी फिर जांच में ये था कि बच्चों की मृत्यु के बाद में आशा वगैरह और एएनएम वगैरह ने उन्होंने देखभाल में थोड़ी लापरवाही बरती, जिसके लिए उन पर कार्रवाई की जाएगी। आशा को हमने बर्खास्त कर दिया है, एएनएम सस्पेंड कर दी गई हैं और एमओआईसी जो है टांडा, उनका स्थानांतरण कर दिया गया। पीलीभीत जनपद में नकली खाद और नकली सीमेंट के बाद अब वजन बढ़ाने के लिए एवरेस्ट स्टोन क्रशर पर काली राख मिलाकर मिलावटी रेता भी बनाया जा रहा है। सूचना पर अमरिया एसडीएम के द्वारा बिना परमिशन के चल रहा एवरेस्ट स्टोन क्रशर पर छापा मारा गया। मौके पर काली राख को बरामद किया गया। एसडीएम मयंक गोस्वामी के द्वारा रेता का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार पीलीभीत जनपद की तहसील अमरिया क्षेत्र के गांव मुंडालिया गोस में बिना परमिशन के एवरेस्ट स्टोन क्रशर पर चल रहा था, जहां उत्तराखंड से बड़े पैमाने पर काली राख लाकर रेते में मिलाई जा रही थी। मुखबिर के द्वारा यह सूचना उपजिलाधिकारी मयंक को दी गई, जिस पर उपजिलाधिकारी ने रात में ही एवरेस्ट स्टोन क्रशर पर छापा मारा। इस दौरान मौके पर कई 100 ट्रक भी काली राख मिली। स्टोन क्रशर पर रात में बड़े पैमाने पर रेते में काली राख मिलाई जा रही थी। वहीं गाजीपुर के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के बड़ौरा मिल के पास शुक्रवार की देर शाम 9 बजे 2 बाइकों की आमने सामने की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। बाइक सवारों में किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया था। बाइकों के बीच भीषण टक्कर से निकली आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचे। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को निकटवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कासिमाबाद भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने 3 को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।